स्टूडेंट, ये पिछली क्लास से ये टॉपिक चल रहा है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस। इसमें कुछ पॉइंट हो गए थे, जैसे आपके अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तक हो गया था। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंडिंग होती है। नेक्स्ट हेडिंग आता है इसमें नंबर 6, एजुम्पशन आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एन एसेट रिक्वायर्ड बाय ए कंसर्न इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस actually paid for as the purchase price of asset is related to past. It is called as historical cost. For instance, if a machine is purchased for 2 lakh rupees, it would be recorded at this price. If the market value of machine increase after a period of time, it will be ignored. The historical cost concept does not envisage that cost of machinery will continue to be shown in the balance sheet of different years. At the cost of purchase price, it will be reduced from year to year by charging depreciation based on useful life of the asset, and it is shown in the balance sheet at book value. That is cost less depreciation. हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि यदि आज आपने कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट खरीदा, यदि आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, 2 या 3 महीने के बाद यदि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी उसका प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम जो इंक्रीज़ की वैल्यू है उसको शो नहीं करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे। हम उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे जिस समय जितने रेट पर वो मशीन खरीदी थी, क्योंकि लेखा जोखा हैंड टू हैंड होता है, और जिस दिन हमने जिस मशीन को परचेज किया उसी दिन उसकी वैल्यू क्या है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। इन फ्यूचर में इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, उस वैल्यू को हम इग्नोर रखते हैं। सपोज़ यदि उसकी वैल्यू गिर जाती है तो ऐसा नहीं है कि जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो उसकी गिरती हुई वैल्यू को दिखाएंगे। गिरती हुई वैल्यू केवल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। वैल्यू जितने में जो मशीन खरीदी है उतनी ही उसकी वैल्यू रिकॉर्ड होगी, चाहे उसकी वैल्यू घटे या बढ़े। नेक्स्ट आता है डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी डुअल एस्पेक्ट is the basic principle of accounting. This principle states that every business transaction has 2 aspects. One is receiving benefit and other is yielding a benefit. Suppose goods is purchased from Ram for rupees 2000 in cash. Here firm is receiving the benefit in the form of goods and Ram is yielding the benefit. That is, he is getting money for it. So every transaction is recorded in the books of accounts at 2 places in the form of debit and credit. This is reason the accounting entries are automatically checked by preparing a trial balance, and balances of both sides are always equal. If one account is debited and other account must be credited by same account. The system of recording of transaction based on this principle is known as double entry system. The total of both sides of balance sheet is always equal, one on the basis of this principle. That is why the accounting equation will always hold good at any point of time.
जैसे कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। स्टूडेंट, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई भी गुड्स या कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन या कहीं भी कैश का कोई लेन देन होगा, उसका दो तरीके से लिखते हैं। वन पार्टीज सपोज क्रेडिट होगी तो दूसरी पार्टीज डेबिट होगी। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये भी वहाँ इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन को आपने डेबिट किया है, दूसरे को आपने क्रेडिट किया है, वो भी सेम अमाउंट से। ये डुअल एस्पेक्ट है, हर ट्रांजेक्शन को हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, यानी एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। It means this is based on the accounting period concept. The principal objective of running a business is to earn profit. In order to determine the profit made by the business during a period, it is necessary that revenue of the period should be matched with the cost, यानी expenses for the period. Thus the matching principle holds that expenses should be recognized in the same period as associated revenue. जैसे when an item of revenue is shown in profit and loss account, all expenses incurred on it, whether paid or not, should be shown as expenses in profit and loss account. For example, outstanding expenses. If any amount of expenses has been paid during current accounting period, revenue would be realized in next year. It should not be included in expenses of current accounting period. For example, prepaid expenses. स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट का ये लास्ट पॉइंट है। देखिए, ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन अर्निंग रेवेन्यू आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस। इन द वर्ड्स, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट of the use of things or services for the purpose of generating revenue. Following some expenses are included: cost of sales, depreciation of fixed assets, salary, rent, commission, interest. It should be noted that expenses are not recognized when cash is paid for them, but only when these are actually used to generate revenue. This is the reason that outstanding expenses, though not or paid, are treated as expenses in the current year accounting period, and prepaid expenses, though paid in current year, are not treated as expenses in the current accounting period. Student, next इसका टॉपिक आता है यानी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स का। नंबर 2 है ये अकाउंटिंग कन्वेंशन, यानी ये पार्ट था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और बी है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। स्टूडेंट, देखिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के भी कुछ रूल्स हैं। सम रूल्स आर सेट फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज रूल्स आर यूजुअली called accounting convention because they have been commonly accepted by professional accounting board as generally guidelines for preparing the financial statement and reports for external reporting. These accounting conventions are as follows. जैसे कि नंबर 1, convention of full disclosure. It means
Records should be so explicit that no significant information is considered. They should be honestly prepared and sufficiently disclose information which is material interest to proprietors. Present potential creditors and investors as far as possible. Each item of expenses and income should be disclosed independently and separately. For example, manufacturing expenses, administration expenses, distribution expenses, selling expenses. Thus, the full disclosure principle requires that all necessary to make financial statement. स्टूडेंट, जैसे कि आपके द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर फॉर contingent liability, change of method, market value of investment. Number 2, principle of materiality. According to this concept, only the material or important fact about the commercial activities are to be recorded through the financial statement. All other unimportant or less important information should be either be totally ignored, are recorded as footnotes or merged with the important item. For example, if the value of remaining pencil, carbon paper, all pens, etc. are not shown in the balance sheet at the end of accounting year, it will not affect the balance sheet. Thus, unimportant facts should be not recorded. The term materiality has been defined. An item should be regarded as material if there is reason belief that knowledge of good influence in the decision making. स्टूडेंट, इसमें जो मटेरियल है, ये जो भी गुड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है. जो अनइम्पोर्टेंट है या लेस इम्पोर्टेंट है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता. जैसे कि आपके बचे हुए कार्बन पेपर, वो पेंसिल बच गई, ऑल पेन्स बच गई, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. In order to enable the management to compare the result of one year with those of other year, with those of other organization in the same field, it is necessary for it to prepare its financial statement on some common and permanent basis. Uniform rules are assumption. These uniform rules and regulations should be permanent and consistent. They should not be subject to frequent change. This is known as principle of consistency. Comparison of account will be difficult if the account are prepared on the inconsistent principle. For example, if one year one method of depreciation is followed, but next year if an altogether different method is adopted, the result as shown by the two financial statements will not be useful for comparison. Thank you, student.